Hello students, welcome back with another video of strategy for civics class 10 जहां मैं आपको पूरी civics की वन शॉट रिवीजन करवा दूंगा विद क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस के साथ ऐसे कराऊंगा कि आपको आगे इसकी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बस अगर आप ये 27 क्वेश्चंस अगर आप ये कर लोगे ना, तो मतलब आपको थ्योरी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। 27 क्वेश्चंस ये आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, तभी आपके 20 में से 20 सिविक्स में पक्के हो जाएंगे। सो नेक्स्ट कब आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट लेड टू द एथनिक टेंशन इन बेल्जियम, व्हाई वाज इट मोर एक्यूरेट इन ब्रुसल्स। अब ये क्या कह रहा है हमसे कि जो हमारे पावर शेयरिंग चैप्टर में जब बेल्जियम थी वहाँ पे एथनिक टेंशन क्यों फैली गई, क्यों फैल रही थी, और ये ब्रुसल्स में क्यों ज़्यादा एक्यूरेट थी। तो जो हमारा माइनॉरिटी था, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हमारे रिच थे, हमारे क्यों, जबकि ये कैपिटल में ये स्मॉल थे, इनकी स्मॉल पॉपुलेशन थी, तब भी ये रिच थे, है ना। एंड पावरफुल, पावरफुल भी थे, किससे, डच स्पीकर से। सो द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट benefited of economic development and education much later showed the resentment between the Dutch speaking and French speaking communities during the 1950s। ठीक है, तो इन्होंने थोड़ा सा अपना मतलब वो दिखाया, थोड़ा सा अपना कन्फ्लिक्ट दिखाया। क्यों? क्योंकि ये इनको पावर तो बाद में मिली थी, पर फिर भी इन्होंने थोड़ा सा अपने बीच में थोड़ा मतलब कन्फ्लिक्ट सा दिखाया, ठीक है, जिससे कि इनको बाद में पावर मिल गई, है ना। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज वॉज मोर सेवरे इन ब्रूसल्स। अब देखो कि इन दोनों कम्युनिटीज़ के जो ब्रूसल्स थी ना, वहाँ पे तो फ्रेंच स्पीकर्स थे ज़्यादा, वहाँ पे फ्रेंच स्पीकर से ज़्यादा। तो इसलिए बिकॉज द डच स्पीकिंग पीपल मेजोरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। डच स्पीकिंग भले ही अपनी कंट्री में मेजोरिटी में थे, बट वो अपनी ब्रूसल्स में माइनॉरिटी में थे, इसलिए ये एथनिक टेंशन ब्रूसल्स में फैली गई। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट कम टूवर्ड्स अवर सेकंड क्वेश्चन। 11 नहीं है ये, सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। क्या था, अब देखो यहाँ क्या करना है, मेंशन एनी 4 स्टेप्स विच वर टेकन बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट टू अचीव द मेजोरिटेनिज्म। अब ये सितंबर 2010 में भी आ रखा है, ये 11, 15 एंड 18 में भी आ रखा है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहे हैं ये, कि हमें पता है कि श्रीलंका वालों ने क्योंकि सिन्हाला जो था वो मेजॉरिटी में था, ठीक है ना, तो उसके लिए उन्होंने उसको सुपरवाइज करने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिससे कि हमारे जो श्रीलंकन तमिल थे वो भड़क गए थे। उन्होंने सिन्हाला ग्रुप के लिए क्या क्या किया वो देखते हैं। उन्होंने क्या किया, इन द 1956 एन एक्ट वॉज पास अंडर द विच इंग्लिश वॉज रिप्लेस्ड फॉर द कंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज नॉट बाय द सिन्हाला एंड तमिल आउट बाय द सिन्हाला ओनली। अब देखो इन्होंने इंग्लिश को रिप्लेस करके सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया वहाँ की, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, वहाँ की श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज अब सिन्हाला बन गई। उसके बाद द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर द सिन्हाला एप्लीकेंट फॉर दी। अब उन्होंने सिन्हाला के फेवर में कुछ यूनिवर्सिटीज पोजीशन और गवर्नमेंट जॉब्स रिजर्व करी, ठीक है। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शॉल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। अब क्योंकि सिन्हाला जो ग्रुप था वो बुद्धिज्म को फॉलो करता था, इसलिए पूरी कंट्री है अब बुद्धिज्म को फॉलो करने लगी थी। डिनाइल ऑफ सिटीजनशिप टू स्टेट तमिल्स। अब उन्होंने जो तमिल्स हमारे अलग सिटीजन, अलग मतलब अपना एक अलग इलाम मांग रही थी, तमिल इलाम, उसको भी उन्होंने उनकी सिटीजनशिप को डिनाई कर दिया, ठीक है। इसके साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कम टूवर्ड्स अवर थर्ड क्वेश्चन। क्या है इसमें, वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया हो चुका पेपर में। अब इसके दो रीज़न है हमारे, एक है पहला प्रूडेंशियल रीज़न एंड सेकंड हमारा मॉरल रीज़न। प्रूडेंशियल रीज़न मतलब क्या है हमारा, देखो, प्रूडेंशियल रीज़न पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, इट हेल्प्स टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये हमारे कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। दूसरा क्या करता है, ये हमारे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है। अगर हमारे पावर शेयर होगी तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, है ना, सोशल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, तो इससे क्या रहेगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। उसके बाद हमारा क्या है, minority may look an attractive option in the short run, but in the long run, it undermines the unity of nation. Tyranny of majority is not just oppressive for the minority; it often brings
रिवेंट द मेजॉरिटी एज वेल। अब जो इन्होंने बोला है कि अगर एक मेजॉरिटी ग्रुप माइनॉरिटी पे रूल करता रहा तो वो बाद में मेजॉरिटी के ऊपर भी भारी पड़ेगी माइनॉरिटी के साथ ही साथ, ठीक है। तो ये इन सब रीजंस की वजह से पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है प्रूडेंशियल रीजन में। दूसरा मॉरल रीजन देखते हैं। मॉरल रीजन क्या कहता है? पावर शेयरिंग इज अ बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी में पावर ही शेयर नहीं होगी तो डेमोक्रेसी कहलाने का उसको कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद क्या कहता है? A democratic rule involves the sharing of power with those who are affected by exercise। अब पावर शेयर किसके साथ होनी चाहिए? जो एक्सरसाइज से अफेक्ट होते हैं और जो उसी के साथ उनको रहना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज चूजन बाई पीपल। एक डेमोक्रेटिक पीपल गवर्नमेंट पीपल से चूज की जाती है, तो पीपल के पास राइट होता है ऑन हाउ कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर नीड टू गवर्न। वो कैसे गवर्न हो उनके पास अब ये मतलब इसका हक होता है कि उनको कैसे गवर्न होना चाहिए सरकार के द्वारा, ठीक है। अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन ऑफ वेयर ग्रुप थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हमारे थर्ड विद इन ये कौन सा क्वेश्चन था? वेट, ये थर्ड क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट कम टुवर्ड्स आवर फोर्थ क्वेश्चन। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ अबाउट द एथनिक प्रॉब्लम सॉल्विंग बेल्जियम मेंशन एनी फोर स्टेप्स विच वर टेकन बाय द। अब हमें पता था कि बेल्जियम में सरकार ने कुछ ऐसे रूल्स बना दिए थे जिससे कि उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए। तो वो क्या रूल्स थे वो देखते हैं। इक्वल नंबर ऑफ फ्री मिनिस्टर्स फॉर बोथ द ग्रुप्स। अब जितने भी हमारे इलेक्शन में मिनिस्टर्स थे वो हमारे उसके फ्रेंच स्पीकिंग के भी थे, फ्रेंच स्पीकिंग के भी थे। इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ फ्रेंच एंड डच, ठीक है। दोनों के इक्वल मिनिस्टर से हमारे इलेक्शन में, ठीक है। उसके बाद मोर पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट के पास ज़्यादा पावर थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, इससे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ कि मतलब स्टेट को सेंटर के पास जाके मिन्नतें करनी पड़ी, ठीक है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन एट द स्टेट एंड द सेंट्रल लेवल। दोनों ग्रुप्स की अपने स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी, वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट की थी क्या थी? जो हमारे सोशल, कल्चरल एंड हमारे रीजनल इश्यूज के ऊपर ध्यान देती थी, ठीक है। इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर ध्यान नहीं देती थी। उसके बाद आता हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? हमारे थ्री कंपोनेंट्स क्या है पॉलिटिकल पार्टी के? ये हमारे पॉलिटिकल पार्टी वाले चैप्टर में से पॉलिटिकल पार्टी के थ्री कंपोनेंट्स क्या है? तो पहला आता है हमारा लीडर, दूसरा आता है हमारा एक्टिव मेंबर, तीसरा आता है फॉलोअर। लीडर कौन सा होता है? जो एक अपनी पार्टी में जो हमारे करता है कंटेस्ट इलेक्शन, और अगर वो विन करता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स को परफॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद आता है एक्टिव मेंबर। एक्टिव मेंबर हर एक पार्टी में होते हैं, ठीक है, जो अटेंड करते हैं पार्टी की मीटिंग्स, पार्टी मीटिंग्स अटेंड करते हैं एंड क्लोज टू द पार्टी लीडर। पार्टी लीडर के बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है। दे कैन बी और वो असिस्टेंट कहलाए जाते हैं लीडर के। फॉलोअर कौन होते हैं? एक फॉलोअर वो होते हैं जो अपनी पार्टी के पार्टी को डेडिकेट करते हैं उनको। दे वर्क अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ द एक्टिव मेंबर। अपनी जो अपनी एक्टिव मेंबर की गाइडेंस के नीचे ही काम करते हैं, ठीक है। फॉलोअर इनको वोट कास्ट भी करते हैं अपनी पार्टी को, वोट कास्ट टू देयर पार्टी, ठीक है। अपनी पार्टी को वोट कास्ट करते हैं कौन? फॉलोअर। उसके बाद हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। अगर आपको कोई और क्वेश्चन भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सप्लेन द रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग इलेक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये अपना पॉलिटिकल पार्टी वाले चैप्टर में से ही है और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि हमारे जब पॉलिटिकल पार्टी में इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे मनी एंड मसल का मेजर रोल होता है और वो कैसे परफॉर्म करते हैं वो देखते हैं। अब ये क्या कह रहा है, देखते हैं कैसे कर रहा है। Political party try to win election by the means by any means of possible, so they use unfair means of bribe and force। unfair means of bribe and force का यूज़ करते हैं
इलेक्शन लड़ने के लिए। उसके बाद दे नॉमिनेट कैंडिडेट विद लॉट ऑफ मनी सो दैट दे कैन स्पेंड ऑन इलेक्शन, और वो ऐसा कैंडिडेट नॉमिनेट चूज करते हैं जो कि अपना बहुत सारा पैसा लगा सके इलेक्शंस के दौरान। द रिच कैंडिडेट्स एंड कंपनीज, और जो रिच कैंडिडेट्स एंड कंपनीज होते हैं ना, जिनको ये पैसा, जो इन पे पैसा लगाते हैं, उनका इनकी पॉलिसीज पे थोड़ा सा अपना वो रहता है, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रहता है इनकी पॉलिसीज एंड डिसीजन पे, मतलब इनके मतलब हित में ही लिए जाते हैं ज़्यादातर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। उसके बाद आता है समटाइम्स पार्टीज इवन हायर और नॉमिनेट क्रिमिनल्स एज अ कैंडिडेट्स बिकॉज ऑफ देयर इन्फ्लुएंस, और कुछ ऐसे पावरफुल क्रिमिनल्स को वो नॉमिनेट कर लेते हैं अपने इलेक्शन लड़ने के लिए। उसके बाद आता है ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इज अ वरी फॉर डेमोक्रेट्स, और एक चिंतन का कारण बन गया पूरे डेमोक्रेट्स के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद आता है हमारा एक्सप्लेन द रोल ऑफ ओपोजिशन इन पॉलिटिकल पार्टी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 6th क्वेश्चन है ये, ठीक है। मतलब हमारे ओपोजिशन पार्टी का हमारी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में क्या रोल है। ओपोजिशन पार्टी कौन सी होती है, जो पार्टी हार जाती है उसको बोलते हैं हम ओपोजिशन पार्टी, ठीक है। फंक्शन ऑफ ओपोजिशन पार्टी क्या है हमारे, वो देखते हैं। अब क्या होता है, टू चेक द गवर्नमेंट फॉर बिकमिंग ऑथोरिटियन एंड रिस्ट्रिक्ट इट्स पावर द ऑपोजिशन पार्टी कीप अ वॉच ओवर देम। अगर वो हार गए तो अब गवर्नमेंट पे अपनी नज़र रखेगी ये कैसे काम करे, अगर उसने कोई भी गलती करी तो वो उसके खिलाफ मतलब अपनी वो अपनी आवाज़ उठा सकती है ना। द मेन ड्यूटी ऑफ द अपोजिशन पार्टी इज़ टू क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। अब उसकी पॉलिसीज़ पे चेक रखती है अपना, चेक रखती है मतलब अपनी आई रखती है उनकी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स पे जो वो कंडक्ट करते हैं, ठीक है। Outside the legislature, the opposition party attract the attention of the press and report the criticism of the government policy and in the newspaper. अब वो पॉलिसी अपने उसको प्रेस को अट्रैक्ट करते ताकि वो अपनी उनकी जो जीती हुई जीत गई है उनके पास आए और उनके वर्क को क्रिटिसाइज करें और उनके बारे में उनकी पॉलिसीज के बारे में न्यूज़पेपर में छपे अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद विद 7th क्वेश्चन हमारे कुछ ऐसे रिफॉर्म्स जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी में होने चाहिए, कुछ ऐसे रिफॉर्म्स। अगेन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इन्हें ये सारे 27 क्वेश्चन कर लेना मतलब आपको एनसीईआरटी की रीडिंग लगाने की जरूरत ही नहीं, और आपकी सिविक्स में पूरे 20 मार्क्स पक्के हैं। अब क्या कर रहा है ये 5 इफेक्टिव रिफॉर्म्स, क्या क्या है। अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स फॉर द पॉलिटिकल पार्टी। एक लॉ बन जाना चाहिए तो कि इंटरनल अफेयर जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी के वो रेगुलरली होने चाहिए, ये नहीं कि 1 साल बाद 5 साल बाद ऐसे होना चाहिए, ठीक है। एक रेगुलर बेसिस पे इलेक्शंस होने चाहिए। उसके बाद इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर द पॉलिटिकल, अपनी पार्टी को एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा ताकि उनके सारे मतलब उसमें वो डिटेल्स वगैरह रहे, ठीक है। इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू गिव, अब 1/3 सीट हमें वुमेन कैंडिडेट्स को देनी चाहिए और वुमेन का अपना डिसीजन मेकिंग में हिस्सा होना चाहिए। स्टेट फंडिंग होनी चाहिए इलेक्शंस की, ठीक है। गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट द इलेक्शन एक्सपेंसेस इन काइंड ऑफ एक्सपेंसिंग पेट्रोल पेपर टेलीफोन, टेलीफोन जैसे मतलब फंक्शंस के लिए गवर्नमेंट को पार्टी मनी देनी चाहिए इलेक्शंस के लिए सपोर्ट करने में। वोट कास्टिंग शुड बी मेड कंपलसरी, हर एक इलेक्शन में वोट कास्टिंग करना कंपलसरी होनी चाहिए। एस के लिए सीट रिजर्व होनी चाहिए, है ना। उसके बाद आता हमारा 8th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर में से है, उसमें से ये 2 क्वेश्चन ही बन रहे हैं, एक ये और एक दूसरा लेजिटिमेट वाला, ठीक है। ये वाला लर्न कर लेना। इसमें क्या है देखो, डेमोक्रेट्स गवर्नमेंट हैज़ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन वाइल इट इज़ नॉट द केस इन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये बस हमारे फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन में ही है और अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं है, ठीक है। दे होल्ड रेगुलर इलेक्शन में इसके की पॉइंट बना रहा हूँ। वाइल इट इज़ नॉट द केस इन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट have political party whereas there is no such thing in other form of government granted right to citizen। ये इसके की पॉइंट्स है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है, आप लिख सकते हैं। while it is not in the case of other form of government such government allow room to correct mistakes, ठीक है। well ये सारा accommodate social diversity, बस ये इसके की पॉइंट्स हैं, आप ये याद कर सकते हो, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा व्हाट मेक्स द डेमोक्रेसी लेजिटिमेट रिस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट। ये हमारा अगला क्वेश्चन है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी में से, ये 2 ही क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, तो आप ये अच्छे से कर लेना, आपका पूरे कवर हो जाएंगे इस मार्क्स में से, ठीक है। अब हमारी डेमोक्रेसी को लेजिटिमेट कौन बनाता है,
रिस्पॉन्सिव कौन बनाता है, अकाउंटेबल कौन बनाता है, अकाउंटेबल मतलब लायक कौन बनाता है, और उसको अपने मतलब रिस्पॉन्सिबल कौन बनाता है, ठीक है। तो वो देखते हैं हम। द मोस्ट आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी दैट इट प्रोड्यूस गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल, और ये एक ऐसी गवर्नमेंट बनानी चाहिए डेमोक्रेसी में जो अकाउंटेबल हो अपने सिटीजन्स के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल हो और उनके लायक हो, ठीक है ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लायक हो, जो कि उनकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरे, ठीक है। इन डेमोक्रेसी पीपल हैव द राइट टू चूज ए रिप्रेजेंटेटिव, पीपल के पास राइट होता है अपनी रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने के लिए, जो उनको गवर्नमेंट बनाना और जिसको वो गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं वो उनको चूज़ करें, है ना, अपनी इलेक्शंस के द्वारा। उसके बाद पीपल हैव कंट्रोल ऑन देयर रिप्रेजेंटेटिव एज दे आर आंसरेबल टू द सिटीजन फॉर द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड, और अपना पीपल के पास कंट्रोल होता है अपने जिसको वो चूज़ करते हैं, ठीक है, उनका जो अपने सिटीजन के पास आंसरेबल हो जो कि वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसने पीपल के पास राइट होता है अपनी जो कि वो पॉलिसी अगर उनके अगेंस्ट है उनके वेलफेयर के, तो वो अपना लीडर चेंज कर सकते हैं जुडिशरी के साथ, ठीक है। दे पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब वो जब इलेक्शंस होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो पार्टिसिपेट करती हैं इलेक्शन मेकिंग में, ठीक है। द सिटीजन हैव राइट टू नो इफ दे बिफोर दे फॉलोड, ठीक है, फॉलो करने से अपने किसी को फॉलो करने से पहले उनको राइट होता है जानने का, ठीक है। उसके बाद हमारा 10th क्वेश्चन आई थिंक है ये, क्या कह रहा है, measuring power between the union government एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो पावर मेजर है वो यूनियन गवर्नमेंट होती है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो कंट्री के लिए होती है, एंड स्टेट गवर्नमेंट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे है, ठीक है, ये देखते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, ये ईजी नहीं है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को करना, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट कैंट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट, पार्लियामेंट अकेला अपनी अरेंजमेंट चेंज नहीं कर सकता, जो कि दोनों हाउसेस से ये डिसीजन मिलना चाहिए इसको। कौन से दोनों हाउसेस से, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों हाउसेस से ये डिसीजन पास होना चाहिए। उसके बाद जो कि हमारी टोटल स्टेट है उनकी हाफ ऑफ द स्टेट्स इसको रेटिफाई करना पड़ेगा, मतलब इसको बाद में देखना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा इसके बाद, मतलब एक तरह का मतलब अपनी सहमति देनी पड़ेगी हाफ ऑफ द, मतलब हमारे इंडिया में जैसे 28 स्टेट है, मतलब 14 स्टेट्स को अपनी सहमति देनी पड़ेगी ये डिसीजन के लिए, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ पंचायती राज, इट इज़ इंपॉर्टेंट, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट मैंने कह दिए सारे ही हैं, बस आप ये सारी कर लेना, तो आपको अपनी कोई एनसीईआरटी की रीडिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, या कोई थ्योरी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एग्जाम में थ्योरी तो पूछी नहीं जाती, यही पूछे जाते क्वेश्चन। द इम्पॉर्टेंस ऑफ पंचायती राज, पहले तो पंचायती राज सिस्टम क्या है वो बताते हैं इसमें। पंचायती राज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, रूरल लोकल गवर्नमेंट फॉर फॉर इन इन विलेज में जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसको बोलते हैं हम पंचायती राज। पंचायती राज का काम क्या होता है, इट टीचेस पीपल हाउ द फर्स्ट लेसन ऑफ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी का फर्स्ट लेसन कौन सिखाता है, पंचायती राज, ठीक है। इट ब्रिंग्स पॉलिटिकल अवेयरनेस इन द रूरल इंडिया में पॉलिटिकल अवेयरनेस फैलाता है। पीपल अपने लायक हो जाते हैं अपने प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने के लिए, और इसके अलावा और ये पीपल की डायरेक्ट पार्टिसिपेशन लाता है इलेक्शन मेकिंग में। पीपल्स डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन इलेक्टोरल, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एक्सप्लेन द वेरियस फॉर्म्स ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। हमारी जो कास्ट है वो पॉलिटिक्स में अलग अलग तरह कैसे हिस्सा लेती है वो देखते हैं। ये हमारा हमारा जेंडर कास्ट एंड रिलीजन में से है, ठीक है। तो कास्ट कैसे कैसे हिस्सा लेती है हमारे पॉलिटिक्स में वो देखते हैं। कास्ट कैन टेक द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स व्हेन पार्टी चूज द कैंडिडेट इन इलेक्शन दे कीप इन माइंड द कास्ट कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरेट एंड नॉमिनेट कैंडिडेट फ्रॉम द डिफरेंट कास्ट सो दैट एज द मस्ट नेसेसरी सपोर्ट। अब वो अलग अलग कास्ट से जो हमारा होता है मिनिस्टर चूज करता है अपने जो
नॉमिनेट कैंडिडेट फ्रॉम डिफरेंट कास्ट। अब वो जो हमारा पार्टी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट से कैंडिडेट चूज़ करती है लड़वाने के लिए, ताकि उनको ज़्यादातर इलेक्शंस जीतने की संभावना हो। ठीक है, मतलब वो देखते हैं कि पहले हमारे एरिया में कौन से ज़्यादा मतलब टाइप के कास्ट के लोग हैं, उसी कास्ट के मतलब इंसान को वो अपने पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस लड़ने के लिए भेज देती है। उसके बाद आता है हमारे पास द गवर्नमेंट और फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी यूजली टेक केयर दैट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट कास्ट इन द ट्राइबल फाइंड इट प्लेस इन इट। जो कि हमारे गवर्नमेंट बन जाती है वो ये इंश्योर करती है कि हमारे जो कास्ट अलग अलग जो नीचे कास्ट के लोग हैं या ट्राइबल पीपल हैं उनको अपने डिसीजन मेकिंग में जगह मिले। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स मेक अपील्स इन द कास्ट सेंटिमेंट टू द मस्टर सपोर्ट। और अगर एक एक्स कास्ट का कोई पीपल है वो अपना इलेक्ट हुआ है, ठीक है, इलेक्टेड है, अब वो अपने ही कास्ट के लोगों से वोट मांग के अपील करेगा कि उनको वोट करें। ठीक है, और universal adult franchise are the principal role of one person, one vote compelled political leader to gear up the task of mobilizing and securing political support of the different section of society। ये different section में universal adult franchise से अपना support मांग सकता है। What are the caste barrier? Why are caste barriers breaking down in India? caste barriers टूट क्यों रहे हैं हमारे इंडिया में? कुछ ऐसे 5 reasons दे रहे हैं। ठीक है, in the recent decades caste barriers have been, ये तो बड़ा पैराग्राफ ही है ना, यहाँ से हम अपने की पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। इन द रिसेंट डिकेड्स कास्ट बैरियर हैव बीन ब्रेकिंग डाउन इन द इंडिया बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। यहाँ से फर्स्ट पॉइंट है, it has been the effort of social reformers that people have realized that the caste based differences had no logic। people लोगों ने ऐसा मान लिया कि कास्ट के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन करना इलॉजिक काम है, कोई है ना, कोई इसका काम है नहीं है, हम एवं लोगों को मतलब कास्ट के बेसिस पे अलग अलग तोड़ी जा रहे हैं। ठीक है, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन एंड ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी है फर्दर इरेज द कास्ट बैरियर। जो हमारी एजुकेशन इकोनॉमिक सिस्टम हमारा डेवलप हो गया है, अर्बनाइजेशन हो गई है, ठीक है, इससे मतलब हर एक कास्ट का लोग हर एक हमारे अर्बन इंडस्ट्रीज़ में है, काम कर रहे हैं ना। अब ये तो है नहीं कि कोई क्रिश्चियन जो है वो हमारे उसमें कोई फैक्ट्री में नहीं लग सकता। हर एक कास्ट का लोग हर एक कास्ट का पीपल है जो हर एक कास्ट के पीपल हैं जो हर एक अपने ऑक्यूपेशन में है। ठीक है, तो इससे भी होगा स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन। लिटरेसी एंड एजुकेशन ने भी बहुत कुछ सिखा दिया लोगों को कि अब कास्ट के डिफरेंसेस करने में कुछ नहीं रखा। ठीक है, प्लेड अ ग्रेट रोल इन अब यहाँ से तीसरा पॉइंट है, कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ लैंड लॉर्डिज्म हैज रिजल्टेड इन द डिक्लाइन ऑफ कास्ट सिस्टम। लैंड लॉर्डिज्म भी हमारा कास्ट सिस्टम डिक्लाइन ऑफ कास्ट सिस्टम को हमारे इरेडिकेट करता है। इरेडिकेट मतलब हटाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ प्रोहिबिटिंग। कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ ऐसे हमारे रूल्स बनाते हैं तो कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे लोगों को हटाता है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करने से। ठीक है, और रिजर्व कर दिए कुछ सीट्स लोअर कास्ट पीपल्स के लिए हमारे इलेक्टोरल में, है ना। तो इससे कि कास्ट सिस्टम हट ही जा रहा है आजकल। उसके बाद आता है हमारा ये कौन सा क्वेश्चन था, देख लेते हैं कितने क्वेश्चन हो गए हैं। 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, हाउ इज कम्युनलिज्म टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स। कम्युनलिज्म हमारे पॉलिटिक्स में कैसे कैसे हिस्सा लेता है। पहले कम्युनलिज्म की डेफिनेशन जान लेते हैं। कम्युनलिज्म होता क्या है। कम्युनलिज्म क्या होता है, इट मीन्स द अटेम्प्ट टू प्रमोट द रिलीजियस आइडियाज बिटवीन द ग्रुप्स ऑफ पीपल विच आर आइडेंटिफाइड एज डिफरेंट कम्युनिटीज़। अब ऐसा एक बिलीव बन जाता है पीपल में कि इस कास्ट के लोग ऐसे होते हैं, इस कास्ट के लोग ऐसे होते हैं, अपनी कास्ट को अच्छा मानते हैं, दूसरी कास्ट के लोगों के प्रति अपनी एक आइडियोलॉजी बना लेते हैं। ठीक है, और ये हमारे पॉलिटिक्स में कैसे हिस्सा लेता है वो देखते हैं। द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनिज्म इन एवरीडे बिलीव द रूटीनली इन्वॉल्व रिलीजियस प्रेजुडाइज। स्टीरियोटाइप्स पहले तो हमारे शुरू से ही हमारे दिमाग में, तो ये हमारे कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, कम्युनल माइंड ऑफन लीड्स टू क्वेस्ट फॉर द पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर ऑन रिलीजियस कम्युनिटी। अपने ही रिलीजियस कम्युनिटी को कोई अगर लीडर सपोर्ट कर रहा है तो ये भी कम्युनलिज्म ही कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन्स इज अनदर frequent form of communalism. This involves the use of
अब अपने सिंबल्स बना लेते हैं, कुछ अपने रिलीजियस लीडर्स इमोशनल अपील करते हैं अपने ही कास्ट के लोगों को उनको वोट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एक्सप्लेन द डिफरेंट, ये कौन सा क्वेश्चन, ठीक है। एक्सप्लेन द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन विच वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड, लाइफ के कुछ ऐसे एस्पेक्ट बताने जिसमें वुमेन आज भी डिस्क्रिमिनेट हो रही है। तो क्या देखते हैं क्या आ रहे हैं। दे आर नॉट प्रोवाइडेड एजुकेशन, एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जा रही। लिटरेसी रेट उनका अभी भी 54% है, जो कि बहुत सारे लेबर अभी भी अनपेड है, जो कि गर्ल जो हमारी लेबर्स हैं उनको कम सैलरी मिल जाती है सेम काम के लिए। अगर सेम काम कोई मैन कर रहा है और वुमेन करे तो वुमेन को कम सैलरी दी जाएगी मैन से, है ना। ड्यू टू दिस प्रेफरेंस द बॉय चाइल्ड फीमेल, और अगर कोई हमारे फीटस फीमेल का है तो उसको अवॉर्ड किया जाता है कंट्री में उसका जेंडर पता करके। उसके बाद आता है हमारा पॉलिटिक्स इन पॉलिसी, यहाँ टू नहीं आना था, ये टू पता नहीं, पॉलिटिक्स टू इन्फ्लुएंस द कास्ट सिस्टम एक्सप्लेन। अब इसको एक्सप्लेन करना है। पॉलिटिक्स टू इन्फ्लुएंस द कास्ट सिस्टम एंड कास्ट आइडेंटिफाई बाय ब्रिंगिंग देम इनटू द पॉलिटिकल अरेना। पॉलिटिक्स कास्ट में तो आई जाती है, पॉलिटिक्स हमारी सॉरी कास्ट हमारी पॉलिटिकल अरेना में तो आई जाती है। दस इट इज़ नॉट politics that get caste hidden, it is caste that gets exploited। पॉलिटिक्स को कास्ट में नहीं लिया जाता, कास्ट को पॉलिटिक्स में लिया जाता। पॉलिटिक्स इन कास्ट नॉर्मली टेक्स द फॉलोइंग फॉर्म्स। पॉलिसीज जो कि कास्ट में आती हैं वो कैसे होती हैं वो देखते हैं। वाइड बेस, इसका वाइड बेस है, ये हमारे की पॉइंट्स है, इसको याद रखना जिससे आप पूरा एक पॉइंट बना सकते हो, ठीक है। वाइड बेस, ईच कास्ट ट्राइज टू वाइडन इट्स बेस गेन मेजॉरिटी। हर एक कास्ट अपनी मेजॉरिटी बढ़ाना चाहती है, ठीक है। ईच कास्ट ग्रुप ट्राई टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद देम द नेबरिंग। अपने ही कास्ट के जैसे लोगों नेबरिंग कास्ट के लोगों के से जोड़ के एक अलाइंसेस बना लेते हैं। कोलिशन क्या होता है, वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर इन अ कोलिशन विद अदर कास्ट एंड कम्युनिटीज एंड दस एंटर इनटू अ डायलॉग एंड नेगोशिएशन। दूसरे कास्ट के लोगों के साथ इकट्ठे बना लेते हैं जब उसको बोलते हैं हम कोलिशन। दिस स्ट्रेंथन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, ठीक है। डेमोक्रेसी को ही डेमोक्रेसी में ये अच्छी बात है कि दूसरे कास्ट के लोगों से भी ये अपना मेल जुड़ के रह रहे हैं। न्यू ग्रुप्स, अलग अदर बैकवर्ड कास्ट बन गए जिसमें पॉलिटिकल में उनके लिए काम किया जा रहा है ना। स्टेट एनी फॉर प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच मेक्स इट अ सेकुलर स्टेट। आई थिंक 17 क्वेश्चन, ठीक है। हमें कुछ ऐसे प्रोविजन बताने जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सेकुलर स्टेट बनाता है। कुछ ऐसी पॉलिसीज हमारी, उसमें कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है। कोई ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं किया गया। हमारे अलग अलग रिलीजन है हमारे इंडिया में, है ना। और हमारे कुछ उससे जैसे कि हमारे श्रीलंका में बुद्धिज़्म को किया गया, पाकिस्तान में इस्लाम को किया, नेपाल में हिंदुज़्म को किया गया, पर हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब हर एक मतलब सिटीज़न को एक हक है कि वो अपना रिलीजन अपने हिसाब से जो अगर उसको कोई और रिलीजन अच्छा लग रहा है तो वो उसको चूज़ कर सकता है, और गवर्नमेंट की इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होती। इक्वालिटी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को अलाउ करता है उसकी रिलीजियस इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए, ठीक है। इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट विद इन द रिलीजियस कम्युनिटीज, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू इंटरवेन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन, और ये ही इसका इंश्योर करता है इक्वालिटी और रिलीजियस कम्युनिटीज़ में, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट इज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, हमारा ये जेंडर कास्ट एंड रिलीजन में से चैप्टर में से है 18 क्वेश्चन। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इज अ सिस्टम इन विच ऑल द वर्क इनसाइड द होम इज डन बाय वुमेन इन द फैमिली। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हर एक घर का काम वुमेन ही करेगी, और या तो वो नहीं करेंगे तो डोमेस्टिक हेल्पर रखे जाएंगे, द मैन गोज आउट फॉर द सेम एंड अर्न्स फॉर द फैमिली। और एक ऐसा बिलीफ होता है कि एक लड़का ही बाहर जाके फैमिली के लिए कमा सकता है। उसके बाद आते हैं व्हाट आर द स्टेप्स टेकन टू इम्प्रूव वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स। ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो हमारे वुमेन की रिप्रेजेंटेशन को पॉलिटिक्स में बढ़ाने के लिए हमारे लिए गए हैं। लिटरेसी रेट बढ़ा दिया गया है, हमारे लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज में वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व करी गई हैं,
एक ऐसा लीगली बाइंडिंग टू हैव फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन इलेक्टोरल बॉडीज, हमारे जो वुमेन के लिए सीट्स हैं, ठीक है, उनको फेयर प्रोपोर्शन दिया गया हमारे इलेक्टोरल बॉडीज में। पॉलिटिकल पार्टी शुड आल्सो गिव ड्यू रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन मेंबर, पॉलिटिकल पार्टी में वुमेन को रिप्रेजेंटेशन मेंबर भी बनाना पड़ेगा अब, है ना। 1 सेकेंड। उसके बाद आता है हमारा मेंशन एनी पॉजिटिव रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स, पॉजिटिव रोल बताना हमने कास्ट का पॉलिटिक्स में क्या है वो देखते हैं। In some situation, expression of caste difference in politics give many disadvantaged communities in the space of demand their share of power। अब ये क्या कर रहा है, कुछ ऐसी पॉलिटिक्स जिनको डिसएडवांटेज, कुछ ऐसे डिसएडवांटेज मतलब लोअर कास्ट जो हमारी कास्ट है उनको भी ये अपनी पावर शेयर करने का मौका देता है, ठीक है। इन द सेंस ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स हैज़ हेल्प पीपल फ्रॉम द दलित एंड ओबीसी कास्ट टू गेन बेटर एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग। अब ये ओबीसी और दलित को भी मौका देता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा लेने का, ठीक है। सेवरल पॉलिटिक्स एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन डिमांडिंग एंड एगिटेटिंग फॉर द एंड ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द, कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज होती है जो हमारी डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने के लिए बोलती हैं, और जो हमारी लोअर कास्ट है उनको लैंड रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। इसके नेगेटिव रोल भी हैं, इट डिस्टर्ब द सोशल हार्मनी, इट कैन डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम अदर प्रेसिंग इश्यूज लाइक पॉवर्टी एंड करप्शन लेड कर सकता है, और ये सोशल हार्मनी को भी डिस्टर्ब कर सकता है। उसके बाद आता है हमारा एक्सप्लेन एनी 5 डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्या होता है, जब हम पावर लोकल गवर्नमेंट को दे देते हैं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके लोकल गवर्नमेंट को, ठीक है। इससे क्या होता है हमारे, इसका फ़ायदा क्या है, कन्फ्लिक्ट इज रिड्यूस्ड व्हेन द पावर इज शेयर्ड अमंग द बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट। कन्फ्लिक्ट हमारे वो कम हो जाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पीपल प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम लोकल लेवल पे ही हमारी सॉल्व हो जाती है। पीपल के पास हमारे नॉलेज आती है अपनी लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और उनके पास वो ज़्यादा जान पाते हैं कि अपनी मनी कहाँ स्पेंड करनी है और कैसे एफिशिएंटली स्पेंड करनी है। पीपल हैव एज द लोकल पार्टिसिपेट अपने डिसीजन मेकिंग में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पाते हैं। उसके बाद एक्सप्लेन एनी 4 प्रोविजंस दैट हैव बीन मेड towards decentralization in India after constitution amendment in 1922। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको लर्न कर ही लेना। कुछ ऐसे अमेंडमेंट एक्ट बताना जो हमारी प्रोविजन दैट हैव बीन मेड टुवर्ड्स द डिसेंट्रलाइजेशन, हमारे डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए हमारे इंडिया में क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लिए गए 1992 में, 1992 के बाद, ठीक है। तो क्या लिए गए वो देखते हैं। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स व्हेन द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दो रिगार्डिंग प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग है ट्रांसफर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट। सेंटर से स्टेट में कैसे दी गई देखते हैं। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू द गवर्नमेंट। अब ऐसा मैंडेटरी कर दिया गया कि रेगुलर इलेक्शन होनी चाहिए। हमारे ओबीसीज, हमारे एसटीज के लिए सीट रिजर्व करी गई। 1/3 किसके लिए रिजर्व करी गई, वुमेन के लिए, है ना। पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शन कराए जाने के लिए इलेक्शन कमीशन रखा गया हर एक स्टेट में, ठीक है, एक ऐसी ऑर्गन था। उसके बाद कुछ छोड़ दिया पॉइंट नहीं। एक्सप्लेन हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया, फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस हुआ इंडिया में, या तो पूछ सकते हैं हाउ इंडिया इज कॉल्ड अ फेडरल कंट्री, ठीक है। व्हाट आर स्टेप्स टेकन टू मतलब मेक इंडिया फेडरल, तो ये पूछ सकते हैं आपसे। लिंग्विस्टिक स्टेट्स बना दी गई, ये में की पॉइंट्स हैं, आप इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाई गई मतलब कुछ ऐसी स्टेट्स को डिवाइड कर दिया गया जो उनके लैंग्वेज के उन जो मतलब जिस लैंग्वेज के लोग हैं उनको उसी स्टेट्स में डाल दिया गया, ठीक है। लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स का डिवीजन हुआ। लैंग्वेज पॉलिसी मतलब कोई भी हमारी कंट्री की नेशनल लैंग्वेज किसी को नहीं बोला गया, जैसे और हिंदी एंड इंग्लिश को हमारा ऑप्शनल लैंग्वेज माना गया था। अदर और हमारी कंट्री में 21 अदर शेड्यूल लैंग्वेजेस है, ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशंस को अच्छा किया, पावर हमारे सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट को एक सेंटर से स्टेट गवर्नमेंट को दे दी, है ना। इससे कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, इससे सेंटर एंड स्टेट का रिलेशन अच्छा हो गया। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ 5 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ये तो आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या पढ़ लेते हैं, 5 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म क्या है। देयर आर मोर
इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लेवल होते हैं। हमारे इंडिया में 2 से ज़्यादा हैं, पर दूसरी जगहों में 2 से कम है। ठीक है। हर एक गवर्नमेंट गवर्न करता है सेम सिटीजन को, बट और हर एक लेवल की मतलब जुडिक्शन मतलब अथॉरिटी उसमें स्पेसिफाइड होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। और जो हमारा हर एक लेवल मतलब गवर्न करता है सेम सिटीजन को, पर हर एक के पास अलग अलग अथॉरिटी होती है। इस पॉइंट में ये लिखा है। ठीक है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस है वो एक अकेला लेवल चेंज नहीं कर सकता, उसमें सारे सारे लेवल्स की सहमति चाहिए होती है। कोर्ट्स अगर कोई भी मतलब अपना लेवल कोई अलग ही पावर बना रहा है, तो कोर्ट के पास वो होती है, पावर होती है बताने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी अथॉरिटी के रिलेटेड क्या लिखा है, कि उनकी पावर के लिए क्या क्या लिखा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। ऑफ डिफरेंट लेवल। ठीक है। सोर्सेज ऑफ फॉर द रिवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्लियरली स्पेसिफाइड। हर एक लेवल को कितने रिवेन्यू का सोर्सेज मिलेगा वो हर एक किसमें इंश्योर उसमें है, इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बनाने के लिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है स्पेसिफाइड। उसके बाद फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अगेन ये दोनों क्वेश्चन तो आपको स्टेप्स पे याद होने चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है ये? कंटेस्ट इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी हमारे कंटेस्ट करती है इलेक्शंस, फॉर्मिंग प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। कुछ ऐसे प्रोग्राम पॉलिसी बनाती है उसके लोगों के वेलफेयर के लिए। उसके बाद लॉज बनाती है जो जीत जाती है पार्टी, जो कि हमारे जो कि लॉज आर डिबेटेड एंड पास इन द लेजिस्लेचर। लॉज को डिबेट किया जाता है, डिबेट होती है लॉज को लेके, और वो फाइनली जो अच्छे लॉ होते हैं वो लेजिस्लेचर से पास कर दिया जाता है। रोल ऑफ अपोजिशन, जो पार्टी हार जाती है, अभी हमने समझाया कि वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। ठीक है। मोबिलाइज करती है ओपोजिशन टू द गवर्नमेंट के ऊपर अपना चेक एंड बैलेंस रखती है। असेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। कुछ ऐसी गवर्नमेंट मशीनरी कुछ ऐसी गवर्नमेंट मशीनरी ये प्रोवाइड करती है, असेस करती है वेलफेयर स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। पार्टीज हैव टू बी रिस्पॉन्सिव। पार्टी हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिव, ये यहाँ से कट कर दो। ठीक है। ये समझ आ गया। उसके बाद आता है हमारा कुछ ऐसे क्राइटेरिया जो हमारे नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी बनने के लिए ज़रूरी है। ये लास्ट के 3 जो है ना, ये 5 मार्कर के थे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्टाइलिश में तो चलेंगे। उसके बाद आता है हमारा स्टेट। पहले तो हम नेशनल पार्टी बनने के लिए देख लेते हैं क्या ज़रूरी होता है। एटलीस्ट 6% सीट हमें होनी चाहिए हमारे 4 से ज़्यादा स्टेट में जनरल इलेक्शन में ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है। और हमारे 4 सीट जीतनी चाहिए हमारे फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट में, है ना। 2% सीट इन द हाउस ऑफ द पीपल एंड दीज मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम द एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट। 2% सीट हमारी हाउस ऑफ द पीपल जीती होनी चाहिए, और ये एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट से आ जानी होनी चाहिए। और जो हमारा स्टेट पार्टी बनने की क्या हमारे जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है? 6% एटलीस्ट सीट हमें जीतनी है, किसमें? असेंबली एंड जनरल इलेक्शन में। Secured 6% at least valid votes and win at least 1 seat in Lok Sabha and general election. Win at least 3% in the seat 3% सीट हमारे at least 3 seats which is more in assembly general election। ये सारा आप रीड कर लेना। ठीक है। उसके बाद थैंक यू वेरी मच। लाइक कमेंट शेयर तो कर देना यार अगर यहाँ तक तो आ गए हो, क्योंकि आपकी सिविक्स में बहुत हेल्प करने वाला है। अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जिनको सिविक्स से डर लगता है भाई। इसके बाद उनको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने लाइक नहीं किया ना, मतलब आप नहीं चाहते कि आगे मैं इसकी स्ट्रेटजी बनाऊँ। लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आगे ऐसी स्ट्रेटजी वीडियो लाता रहूँ आप सबके लिए। और आपके होप आप बोर्ड में आपके 95 प्लस आएंगे। सॉरी 95%, सॉरी 95 प्लस, मतलब प्लस आगे ही 95% बनेंगे। 90 यार, मतलब 95 से ज़्यादा % बनेंगे, है ना। मैं भी क्या बोल रहा हूँ,
सो बाय। मुझे होप्स आपको सबको ये बढ़िया लगी होगी। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर।